नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं अपने बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन से। तो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में पूर्ण साक्षर क्षेत्र घोषित किया गया है। इस उपलब्धि में इस उपलब्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। पहला कथन है कि उल्लास योजना के तहत जब 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो क्षेत्र को पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। दूसरा कथन कहता है कि जम्मू कश्मीर इस योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तीसरा है कि उल्लास योजना के तहत अब तक घोषित पूर्ण साक्षर क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प दिए, इनमें से हमें बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा पहला और तीसरा कथन सही है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार अगर देखें तो यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क वर्ग की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य दर्जा दिया जाता है। और जबकि जम्मू कश्मीर ने 99% सफलता दर के साथ यह दर्जा हासिल किया है और जम्मू कश्मीर उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला नहीं है बल्कि 10वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। ध्यान रखेंगे। और अब तक जिन 10 केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है उनमें जम्मू कश्मीर जनसंख्या आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे बात करते हैं इसी पॉइंट पे। तो उल्लास योजना की बात करें तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई योजना जो कि राष्ट्रीय साक्षरता पहल है जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसका पूर्ण नेम होता है उल्लास का अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मतलब कि समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। ठीक है, इसका टैगलाइन होता है जन जन साक्षर। नोडल संस्था की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अवधि की बात करें 2022 से 2027 जो कि 5 साल की अवधि है इसकी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर सभी योजनाएं कुछ न कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं उनके। इस योजना के उद्देश्य क्या है? तो लक्षित वर्ग जैसे 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वयस्क जिन्हें बचपन में औपचारिक शिक्षा स्कूली पढ़ाई का अवसर नहीं मिल सका उनके लिए। इसका लक्ष्य है कि 2022 से 2027 के बीच देश के 5 करोड़ निरक्षर वयस्कों को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना। आखिरकार इसमें क्या क्या सिखाए जाते हैं? तो केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है बल्कि दैनिक जीवन में काम आने वाले जो व्यवहारिक कौशल भी सिखाए जाते हैं। जैसे बुनियादी साक्षरता की बात करें तो पढ़ना लिखना और बेसिक गणित मतलब गिनती हिसाब कर लेना। और महत्वपूर्ण जीवन कौशल की बात करें तो जिनमें आता है डिजिटल साक्षरता मतलब स्मार्टफोन चलाना, ऑनलाइन काम करना। और वित्तीय साक्षरता दूसरे पॉइंट पे है जिसमें आता है कि बैंक खाते, यूपीआई और बचत प्रबंधन। अन्य जागरूकता की बात करें तो कानूनी अधिकार हो गया, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और चुनावी साक्षरता जो कि ये होती है। और व्यावसायिक कौशल की बात करें तो ये आते हैं महत्वपूर्ण जीवन शैली में कि रोजगार और हुनर से जुड़ी बुनियादी शिक्षा। आखिर यह योजना काम कैसे करती है? हर एक पॉइंट बताया गया है तो ध्यान से देखेंगे। तो स्वयं सेवा मतलब यह कार्यक्रम पूरी तरह वॉलेंटियर्स मतलब छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों के सहयोग और कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित है, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे पढ़ने लिखने की सामग्री एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल पर उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाती है। तो इस योजना का मुख्य विचार यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह देश में हर नागरिक को साक्षर बनाकर आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ये होता है उल्लास योजना का मुख्य विचार। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए लॉन्च की गई स्वदेशी वैक्सीन के संदर्भ में सही कथन चुनना है। यह भारत की पहली MA104 सेल लाइन आधारित जीवित वैक्सीन है या फिर इसे आईसीआर निषाद भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है या यह तकनीक कम लागत में बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन में सक्षम है। 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों कथन यहाँ पे सही है
क्योंकि अब भारत ने अफ्रीकन स्वायर फीवर से सुअरों के बचाव के लिए अपनी पहली स्वदेशी एमए 104 सेल लाइन आधारित वैक्सीन विकसित की है और इस वैक्सीन को आईसीएआर निषाद मतलब राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो कि भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। सामान्यतः उपलब्ध ये एमए 104 कोशिका रेखा का उपयोग करने से महंगे प्लेटफॉर्म पर निर्भरता खत्म होगी, जिससे कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा। अफ्रीकन स्वाइगन फीवर की बात करें, आखिरकार ये क्या होती है? तो ये जानवरों की एक बीमारी होती है जो या सूअरों में फैलने वाला एक अत्यंत संक्रामक और जानलेवा वायरल रोग है, जो कि इंसानों पर इसका असर नहीं होता। यह बीमारी इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन सूअरों में इसकी मृत्यु दर लगभग 100% तक हो सकती है। आर्थिक नुकसान की बात करें इसके, तो भारत मतलब विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय आदि, इसमें इस बीमारी के कारण सूअर पालकों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नई स्वदेशी वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके निर्माता जो है ये इसे आईसीआर निषाद भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसके प्रकार है कि यह एक जीवित चयनित वैक्सीन है, यानी इसमें वायरस के कमजोर रूप का उपयोग करके शरीर में इम्यूनिटी बनाई जाती है। और MA104 तकनीक इसकी बात करें तो वैक्सीन बनाने के लिए MA104 सेल लाइन का इस्तेमाल किया गया है और सेल लाइन का मतलब होता है कि लैब में कोशिका संवर्धन का एक ऐसा माध्यम जिस पर वैक्सीन को आसानी से तैयार किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्गत हुए डॉक्टर डीवाई पाटिल के संदर्भ में सही कथन चुनें। ये त्रिपुरा और बिहार राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे या फिर वे देश के प्रसिद्ध डीवाई पाटिल समूह के संस्थापक थे या उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनमें से तीनों कथन सही है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। इनकी बात करें तो डॉक्टर डी.आई. पाटिल ने त्रिपुरा की 2009-2013 और बिहार 2013-2014 और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में संवैधानिक भूमिका निभाई थी। और ये डी.वाई. पाटिल ग्रुप के जो कि संस्थापक थे, जिसके अंतर्गत देश भर में 180 से अधिक शिक्षण संस्थान, 7 विश्वविद्यालय और अस्पताल संचालित होते हैं। वहीं शिक्षा और समाज के क्षेत्र में भी उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार इन्हें 1991 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल इनका पूरा नाम है और इनकी पहचान की बात करें, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाजसेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता थे। इनका निधन 4 अगस्त और इनकी 90 वर्ष की आयु में जो कि कोल्हापुर में इनका निधन हुआ है। राजनीतिक और संवैधानिक सफर की बात करें अगर इनकी, तो शुरुआती राजनीति की बात करें तो इन्होंने 1957 में कोल्हापुर के मेयर के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा में 2009 से 2013 तक राज्यपाल रहे, बिहार में 2013 से 2014 और पश्चिम बंगाल में थे, जो कि इस दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था। ये कुछ बातें थी उनसे संबंधित। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में सही कथन चुनें। 3 कथन है कि इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता सिमांग नदी मतलब सियांग नदी की सहायक नदी पर होगी। यह प्रतियोगिता कहाँ पे होगी ये बताना, और इसका आयोजन 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले मतलब बोलेंग शहर में किया जाएगा और यह वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता सिमांग नदी पर होगी, जो कि प्रसिद्ध सियांग नदी की सहायक नदी है। और यह 5 दिवसीय आयोजन जो कि 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, ध्यान रखेंगे। आखिरकार यह प्रतियोगिता है क्या, क्वेश्चन आते हैं। तो एशियाई स्तर का खेल है यह एशिया महाद्वीप की एक प्रमुख रिवर राफ्टिंग जो कि एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, जिसमें भारत में आयोजन हो रहा है और इस बार भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है।
सिमांग नदी जो कि प्रसिद्ध सियांग नदी की सहायक नदी है, और सियांग नदी को ही असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि 46वें फिर शतरंज ओलंपियाड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। भारत इस प्रतियोगिता में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में भाग लेगा। या फिर इसके साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए तीसरा फिडे शतरंज ओलंपियाड भी आयोजित होगा। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में ही किया जाएगा और भारत इस प्रतियोगिता में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में भाग लेगा। ठीक है, और 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कब से होगा, तो 15 से 27 सितंबर 2026 तक, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन सिल्क रोड इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में होगा। ध्यान रखेंगे, इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग मिलाकर लगभग 400 टीमें भाग लेंगी। और इसी दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए तीसरा फिडे शतरंज ओलंपियाड भी आयोजित किया जाएगा। और भारत के लिए यह प्रतियोगिता जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पिछले शतरंज ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन के बाद डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। बात करें फिडे की, तो फिडे दुनिया में शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ भी कहा जाता है। फिडे का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेक एच, जिसे फ्रेंच नाम के शुरुआती अक्षरों से फिडे नाम बना है। फिडे काम क्या करता है, तो जिस तरह क्रिकेट के लिए आईसीसी और फुटबॉल के लिए फीफा है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के लिए फिडे है। यह शतरंज के नियम निर्धारित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करता है और खिलाड़ियों की आधिकारिक रैंकिंग जारी करता है। इसमें खिलाड़ियों को ग्रांड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और फिडे मास्टर जैसे खिताब प्रदान करना होता है। ये करता है। इसे फिडे से जुड़ी प्रमुख प्रतियोगिताओं में विश्व शतरंज चैंपियनशिप, कैंडिडेट टूर्नामेंट और शतरंज ओलंपियाड जो कि शामिल है। स्थापना की बात करें इसकी, तो 20 जुलाई 1924 इसके स्थापना स्थान पेरिस फ्रांस है और इसका मुख्यालय क्योंकि लुसाने मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। धन्यवाद।